फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था पिछले वीडियो लेक्चर्स में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था यूनिट फर्स्ट, हम लोग पढ़ रहे थे वहाँ पर यूनिट फर्स्ट, ये हम लोगों का कंप्लीट हो गया था। फिर यूनिट सेकेंड आप लोगों को, यूनिट सेकेंड और थर्ड, दो यूनिट आपको रामकेश सर पढ़ाएंगे, दो यूनिट आपको रामकेश सर पढ़ाएंगे। और इस फर्स्ट यूनिट का एक अगले वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन सीरीज लेकर के आएंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन, उसको लेकर के आएंगे और उसको डिस्कस करेंगे कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर में पूछा था। आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग इस चौथे यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं और इस चौथे यूनिट में हम लोगों को आज पढ़ना है सेल साइकिल को। सेल डिवीजन हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में, फिलहाल आज हम लोग पढ़ेंगे सेल साइकिल को। सेल साइकिल क्या होता है, किस तरह से इसकी क्या रिक्वायरमेंट क्यों होती है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो हम लोग प्रीवियस वीडियो में जो भी देखा था, प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था यानी यूनिट थर्ड के जो बचे हुए टॉपिक्स थे उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस सेल डिवीजन को। तो सेल डिवीजन होता क्या है, सेल डिवीजन कहने का मतलब क्या है? तो सेल डिवीजन की अगर हम बात करें, ये जो सेल डिवीजन है यह या सेल डिवीजन अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग सेल साइकिल को डिस्कस कर रहे हैं। तो सेल साइकिल क्या है? इज ए साइकिल, सेल साइकिल एक ऐसी साइकिल है इन व्हिच डुप्लीकेट एंड इवेंचुअली, जो इन व्हिच, यहाँ पर सेल होना चाहिए, यहाँ पर इन व्हिच सेल, जो सेल हैं वो पहले अपने सारे सेल ऑर्गेनेल्स को डुप्लीकेट करते हैं, अपने सारे जितने भी उसमें रिक्वायरमेंट होती हैं सबको पहले डुप्लीकेट करता है और इवेंचुअली और लास्ट में क्या होते हैं वो डिवाइड कर जाते हैं। डिवाइड करके दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो सेल साइकिल है क्या, इसके बारे में हम लोगों ने देखा कि सेल साइकिल क्या है, साइकिल है इन व्हिच द सेल्स, इन व्हिच जो सेल्स है, सेल्स डुप्लीकेट एंड इवेंचुअली, वो डुप्लीकेट पहले करता है फिर वो डिवाइड करके दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन करता है। जैसे मान लो ये कोई सेल था, ये इसके पास न्यूक्लियस था, यहाँ इसके अंदर जो भी क्रोमेटिन मटेरियल वगैरह है। तो ये सेल क्या होता है, पहले अपने साइज को इंक्रीज करता है, इसके पास जितने भी डीएनए हैं, आरएनए डीएनए हैं, इसके अलावा जितने भी सेल ऑर्गेनेली हैं, उन सबको पहले ये उन्हें डबल करता है। डबल करने के बाद ये डिवाइड करके डिवाइड होता है और दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन इस तरह से कर देता है। ठीक है, इस तरह से दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो ये साइकिल जो है, सेल जो है वो रिपीट करता है। जब भी उसकी अपने नंबर को बढ़ाना होगा तो इस एक साइक्लिक रूप में ये इस तरह से चलता रहेगा और ये अपने नंबर को जो है बढ़ाएगा। मान लो ये एक सेल यहाँ से चला, ये इस तरह से चलता हुआ आया और लास्ट में क्या होता है, यहाँ से दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन किया। इस तरह से ये संख्या लगातार अपनी बढ़ाता रहता है। तो इसी को हम लोग सेल साइकिल कहते हैं। सेल साइकिल की बात करें अगर हम, तो यह दो तरह का इट है, टू मेन फेजेज। इस सेल साइकिल की अगर हम फेज की बात करते हैं तो इसके पास दो मेन फेज होता है। एक तो इंटरफेज हो गया, यानी फर्स्ट यहाँ पर क्या हो गया, इंटरफेज, एंड सेकेंड दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, माइटोटिक फेज। दो फेज इसमें होते हैं। इंटरफेज को हम प्रिपरेटरी फेज के नाम से भी जानते हैं, प्रिपरेटरी फेज, और इसको माइटोटिक फेज को यम फेज या इसी को डिवाइडिंग फेज भी बोलते हैं, इसी को डिवाइडिंग फेज कहते हैं। यहाँ इंटरफेज के अंदर क्रोमोसोम जो सेल है अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवाइड होने के लिए, जबकि माइटोटिक फेज में वो सेल पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाता है और वहां पर जाकर के ये डिवाइड कर जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग इसको एक साइकिल के रूप में, अगर हम एक इंटरफेज न्यूक्लियस की बात करें, इंटरफेज सेल की, तो इंटरफेज में अगर देखेंगे तो इसमें इस तरह से ये हमारे पास ये
सेल है, ये इसका साइड, ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये हो गया इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहां पर आप देख पा रहे हैं दो सेंट्रियोल भी है, इस तरह से ये सेंट्रियोल हैं, सेंट्रियोल, दो सेंट्रियोल्स हो गए। और ये इसका क्रोमैटिन मटेरियल जो कि अभी नेटवर्क लाइक है, क्रोमैटिन मटेरियल, ठीक है। और ये हो गया इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और यहां पर ये इसका न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो यदि हम बात करें एक इंटरफेज न्यूक्लियस की, जो यहाँ पर इंटरफेज सेल्स है, इंटरफेज में क्या होते हैं, इसके जो भी यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, इसके अलावा न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है। क्रोमैटिन मटेरियल जो है एक नेटवर्क के फॉर्म में होता है। फिर जैसे जैसे ये सेल साइकिल के अलग अलग फेजेज में इंटर्स करता जाता है, जैसे पहले ये जाएगा यानी इंटरफेज के भी कई सारे सब स्टेजेज होते हैं, वहां से पास होता हुआ जिस तरह से ये कन्वर्ट होता जाता है, माने यानी पास होता चला जाता है, उसके बाद पहले इंटरफेज में आएगा, यानी फर्स्ट फेज इंटर हो गया, इंटरफेज में सेकेंड फेज में जैसे माइटोटिक में गया, तो माइटोटिक के अगेन कई फेजेज सब फेजेज होते हैं, जैसे उसमें कैरियोकाइनेसिस में भी अगर हम लोग देखेंगे तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो जैसे जैसे ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज में ये पास होता चला जाता है, तो इसका क्रोमैटिन मटेरियल अगेन इसमें कंडेंसेशन स्टार्ट होता है। फिर से यही क्रोमैटिन मटेरियल जो अभी आप नेटवर्क के रूप में देख पा रहे हैं, ये जो है आगे चल के कंडेंसेशन होती है, कंडेंसेशन होकर के यह जो है डीएनए का फॉर्मेशन कर लेता है, ये डीएनए का फॉर्मेशन कर लेता है। तो चलिए आगे हम लोग इसी में देख लेते हैं सेल साइकिल को। आज के इसमें हम लोगों का जो पूरा कंसंट्रेशन रहेगा वो इस सेल साइकिल को लेकर के ही रहेगा। तो सेल साइकिल में ये अच्छा ठीक है, चलिए। तो हम लोगों ने यहाँ तक पहुँच गया था, हम लोगों ने ये देखा था कि सेल साइकिल में हम देखेंगे कि सेल साइकिल जो है, तो मैं इसे नेक्स्ट पेज पर ही ले लूँ। चलिए यहाँ पर हम लोग सेल साइकिल को डिस्कस कर रहे हैं। तो सेल साइकिल को अगर हम लोग डिवाइड करना चाहें तो इससे हम दो मेन फेजेज में डिवाइड कर सकते हैं। इनके फेज के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो इसके दो मेन फेज कौन कौन से होते हैं? तो फर्स्ट फेज इसमें इंटरफेज एंड सेकेंड फेज की अगर हम बात करें तो सेकेंड फेज हो गया हमारा माइटोटिक फेज। ठीक है। इस फर्स्ट फेज में अगर हम देखेंगे तो इसके कई सारे सब फेजेज होते हैं। जैसा यहाँ पर इसके सब फेजेज की बात करेंगे तो ये पॉइंट अगर हम कर लें तो इसमें सब फेज हो गया G1 फेज या इसी को गैप 1 फेज भी बोलते हैं, गैप 1 फेज, G2 फेज, ये G1 फेज, G1 के बाद आ गया यस फेज के बाद आता है G2 फेज। ठीक इसी तरह से
अगर हम बात करें माइटोटिक फेज में, तो माइटोटिक फेज की अगर हम बात कर लेंगे यहाँ पर, तो माइटोटिक फेज में भी माइटोटिक फेज को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो इससे भी दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। दो कैटेगरी कौन कौन हो जाएगा यहाँ पर? माइटोटिक फेज, यहाँ पर सेल अपने आप को या इसी को हम डिवाइडिंग फेज भी कहते हैं। डिवाइडिंग फेज, यहाँ सेल पूरी तरह से डिवाइड होने के लिए तैयार हो जाता है और यहाँ आकर के सेल डिवाइड हो जाता है, डिवाइड होकर के, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट फेज अगर हम बात करेंगे, पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, इसमें भी फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस एंड सेकेंड फेज इसका साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस में भी अगर हम लोग अगेन डिवाइड करेंगे तो कैरियोकाइनेसिस अगेन डिवाइड हो जाएगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। साइटोकाइनेसिस की अगर बात करें, साइटोकाइनेसिस के दौरान जो सेल है वो डिवाइड हो जाता है, यानी ये यहाँ पर देखेंगे इस तरह से एक सेल है तो ये डिवाइड होगा, यहाँ पर इस तरह से एक कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा, ये दशा बढ़ता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि यह जो सेल है ये पूरी तरह से डिवाइड होकर के दो अलग अलग सेल का फॉर्मेशन कर लेगा, दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर लेगा। वो डिपेंड करेगा कि आपका डिवीजन कौन सा है, आप माइटोसिस पढ़ रहे हो या मियोसिस पढ़ रहे हो। तो इस तरह से ये दोनों होती हैं। आइए हम लोग इसको सेल साइकिल को देख लेते हैं। तो सेल साइकिल के फर्स्ट फेज पर अगर हम लोग बात करेंगे तो इसे हम इंटरफेज कहते हैं। इंटरफेज या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिपरेटरी फेज कहते हैं, इंटरफेज या प्रिपरेटरी फेज। तो फर्स्ट हमारा क्या है? इंटरफेज। इंटरफेज की हम बात करेंगे तो इंटरफेज क्या होता है? सेल साइकिल का सबसे लॉन्ग पीरियड होता है, यानी कि सबसे लंबा टाइम लेता है यह सेल साइकिल। यह इसके दौरान जो सेल है अपने आप को प्रिपेयर करता है। तो मैं यहाँ पर हम लोग जीवन फेज की बात करें, यहाँ पर इसे क्या कहते हैं? जीवन फेज को जीवन फेज के दौरान सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है सिंथेसिस यानी सिंथेसिस फेज में जाने के लिए। यहाँ पर इंटरफेज के कई सारे सब फेजेज होते हैं, जिसमें से पहला हमारा हो गया जीवन फेज। जीवन फेज की अगर हम लोग जो भी मेन इवेंट्स होते हैं इसकी बात अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए आगे चल के इसे क्या करना है? इसे सिंथेसिस करना है। सिंथेसिस किसका करना है? डीएनए का सिंथेसिस करना है। तो डीएनए का अगर सिंथेसिस करना है तो सबसे पहले इसे क्या रिक्वायरमेंट होगी? एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा कुछ रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि शुगर हो गए, पेंटोज शुगर हो गया, या इसी तरह से फॉस्फेट चाहिए, पेंटोज शुगर चाहिए, और भी जो भी रॉ मटेरियल होते हैं, एंजाइम्स चाहिए। उन सभी एंजाइम्स की प्रिपरेशन यहाँ पर हो जाती है, यहाँ पर उनकी सबकी सिंथेसिस हो जाती है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर सिंथेसिस ऑफ एंजाइम, यहाँ पर एंजाइम की जो सिंथेसिस है वो इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, अगर एंजाइम बनाना है, एंजाइम एक्चुअली क्या होते हैं? मैक्सिमम एंजाइम प्रोटीन होते हैं। तो यहाँ पर प्रोटीन का भी सिंथेसिस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो ये प्रोटीन अगर हमें सिंथेसाइज करना है तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हमें क्या चाहिए? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हमारे पास आरएनए भी चाहिए,
क्योंकि आरएनए ही क्या करते हैं, अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, तो वो आरएनए डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए चाहिए। तो यहाँ पर आरएनए की भी सिंथेसिस इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पर इंक्रीज आरएनए सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा जितने भी रॉ मटेरियल हैं वो भी बढ़ जाएंगे। इंक्रीज रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल में क्या हो जाएगा, यहाँ पर शुगर, शुगर, ये शुगर वगैरह यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगे। इसके अलावा भी अगर हम लोग बात करेंगे, इसमें यह बहुत ही सिंथेटिकली क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। बायोसिंथेटिकली ये कैसे होते हैं, बायोसिंथेटिकली एक्टिव होते हैं। यदि बायोसिंथेटिकली भी एक्टिव हैं तो यहाँ पर एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होती, क्योंकि ये प्रोटीन बनाने में, एटीपी, आरएनए बनाने में, ये सारी चीज़ों को फॉर्मेशन करने में हमें क्या चाहिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर मैक्सिमम एनर्जी भी सिंथेसाइज होता है। एटीपी की सिंथेसिस भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। एटीपी सिंथेसिस इंक्रीज, ठीक है। तो जीवन फेज में हम लोगों ने क्या देखा, जीवन फेज क्या होता है, यह प्रिपरेटरी फेज होता है। सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है आगे यस फेज में जाने के लिए, या एस फेज जो है अपने आप को प्रिपेयर करेगा G2 फेज में जाने के लिए। G2 फेज में जाने के बाद सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगा वो फाइनली किसके लिए, डिवीजन के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि जितने भी एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि डीएनए का अगर रेप्लिकेशन होना है तो डीएनए के रेप्लिकेशन में बहुत सारे एंजाइम्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, जैसे टोपोआइसोमरेज, गायरेज, हेलिकेज, ये सारे एंजाइम्स का सिंथेसिस कहाँ पर हो जाता है, ये सभी के सभी एंजाइम्स कहाँ पर सिंथेसाइज हो जाते हैं, G1 फेज में। यानी यहाँ पर सारे एंजाइम्स सिंथेसाइज हो जाते हैं। प्रोटीन भी, मैक्सिमम प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाते हैं यहाँ पर। इसके अलावा आरएनए, डिफरेंट टाइप के आरएनएज भी यहाँ पर सिंथेसाइज हो जाते हैं। रॉ मटेरियल्स में शुगर वगैरह भी यहाँ पर, पेंटोज शुगर होते हैं यहाँ पर, पेंटोज शुगर, ये भी यहाँ पर सिंथेसाइज हो जाते हैं। अब ये सेल्स जो सेल है, मान लो यहाँ से स्टार्ट किया कोई सेल, ये था, इसने अपना डिवीजन यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से ये डिवाइड किया। अब यहाँ पर जो सेल की साइज है वो अभी इंक्रीज हो जाती है, साइज ऑफ सेल यह भी इंक्रीज हो जाती है। न्यूक्लियस की साइज भी इंक्रीज हो जाती है। ये सारी की सारी सिचुएशन कहाँ पर होती हैं, G1 फेज में, ठीक है। अब G1 फेज से कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं कि मान लो, चलिए उसको हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे, ठीक है। अब ये इंटर्स कर गया कहाँ पर, ये इंटर्स कर गया G2 फेज में, यस फेज में, ठीक है। अब यस फेज में मेन पॉइंट क्या क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। यस फेज यानी कि सिंथेटिक फेज, यस फेज को हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक फेज। और यहाँ पर सिंथेसिस किसका होता है, ये हम लोग अगर देखें तो इस सिंथेटिक फेज में सिंथेसिस होता है। यहाँ पर एक्चुअल में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, यहाँ पर लिखा भी है। तो यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। इसके अलावा डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल, सेंट्रियोल डबल हो जाता है, डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल, सेंट्रियोल यहाँ पर डबल हो जाते हैं, क्योंकि आगे चल के इसे स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करना है, तो सेंट्रियोल भी डबल हो जाएंगे, दोनों दो अपोजिट पोल पर मूव कर जाएंगे, सेंट्रियोल डबल हो गए। इसके अलावा जो हायर यूकैरियोटिक एनिमल्स हैं उनमें हिस्टोन प्रोटीन भी यहीं पर सिंथेसाइज होता है। तो सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन
ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन का भी सिंथेसिस यहाँ पर होता है, क्योंकि आगे चल के ये क्या करेगा, जो क्रोमेटिन मटेरियल अभी दिख रहा था इंटरफेज में, उनको कंडेंसेशन करना है। तो कंडेंसेशन के लिए ये हिस्टोन प्रोटीन पहले आक्टामर बनाएंगे और उसके अराउंड डीएनए को लपेट करके या रैप्ट करके वो जो है न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन करेंगे। न्यूक्लियोसोम से सोनेलोसाइट, ये सारी चीजें बनते बनते और वो एक जो है डीएनए का फॉर्मेशन कर लेंगे। उस क्रोमेटिन मटेरियल से ही हिस्टोन जो है उनको पैक करके क्या बना लेगा, हिस्टोन उनको पैक करके डीएनए का फॉर्मेशन करा देगा। इसके अलावा यहाँ पर क्या क्या मेन इवेंट हुआ, पहला तो यहाँ पर क्या हुआ, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ। डीएनए जो पहले सिंगल डीएनए मान लो हुआ करता था, तो डीएनए की जो अमाउंट है वो जस्ट डबल हो जाएगी। इसके अलावा दूसरा हम लोगों ने क्या देखा, जो सेंट्रियोल है वह भी क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट हुआ, वह भी डबल हो गया। थर्ड पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा, हिस्टोन प्रोटीन भी यहाँ पर सिंथेसाइज हो जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, अब यहाँ पर G2 फेज में। तो G2 फेज में आने के बाद, G2 फेज की अगर हम बात करें तो G2 फेज में मैक्सिमम यहाँ पर कौन कौन सी चीजों का सिंथेसिस होता है, तो यहाँ पर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उन सबका मल्टीप्लिकेशन होता है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, जैसे क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इन सब का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर भी प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। अगर इस फेज में भी हम लोग देखें तो यहाँ पर भी प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। और ये प्रोटीन जो हैं, कौन से प्रोटीन होते हैं, यहाँ पर ट्यूबुलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, ट्यूबुलिन प्रोटीन। और ये ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है, ये रिक्वायरमेंट किस क्यों होती है, इसमें ये रिक्वायर्ड होते हैं या हेल्प करते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन हेल्प इन स्पिंडल फॉर्मेशन, स्पिंडल फॉर्मेशन, जो कि स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर ट्यूबुलिन प्रोटीन का भी सिंथेसिस होता है, इनकी सिंथेसिस इंक्रीज हो जाती है। डीएनए जो है, सॉरी, यहाँ पर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, गोल्जी ऑपरेटस हो, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी ऑपरेटस, या इसके अलावा जो क्लोरोप्लास्ट है, इन सब का भी इंक्रीज, ये सब भी इंक्रीज हो जाती है। इनकी जो अमाउंट है वो भी जस्ट डबल हो जाती है। इसके अलावा भी हम अगर बात करें, इसमें यहाँ पर भी कुछ बायोसिंथेटिक एक्टिविटीज होती हैं, जैसे ट्यूबुलिन हो गया। इसके अलावा एटीपी की रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर ज़्यादा होती है। यहाँ पर भी एटीपी की रिक्वायरमेंट, एटीपी सिंथेसिस यहाँ पर भी होता है। इसके अलावा और भी यहाँ पर होता है, जैसे चलिए एटीपी सिंथेसिस हो गया, ट्यूबुलिन हो गया। तो अब यहाँ पर आज हम लोगों ने क्या देखा, G1 फेज में क्या क्या मेन पॉइंट था, G2 में क्या, यस फेज में क्या मेन पॉइंट था वो भी हम लोगों ने देख लिया, G2 में क्या मेन पॉइंट था वो देख लिया। अब हम यदि बात करें अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यम फेज की। अगले वीडियो में माइटोसिस या माइटोटिक फेज का, यानी यम फेज की बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम लोग यम फेज पर बात करेंगे। चलिए अभी टाइम है तो फिलहाल इसको ही डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए एक बार फिर से हम लोग इसको देख लें। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने स्लाइड पर लगा कर रखे हैं, पहले उसको देख लेते हैं। चलिए एक बार पुनः इसको देख लेते हैं हम लोग। पहले यहाँ पर G1 फेज में क्या है, ये लॉन्गेस्ट फेज होता है, लॉन्गेस्ट फेज होता है, यानी सबसे ज़्यादा टाइम यहीं पर लगता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या क्या फंक्शन हो रही हैं ये हम लोग देखते हैं। यहाँ पर सिंथेसिस ऑफ एंजाइम, जितने भी एंजाइम रिक्वायरमेंट होते हैं डीएनए सिंथेसिस के लिए या डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, उन सब का सिंथेसिस यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने देखा कि प्रोटीन का सिंथेसिस भी यहाँ पर होता है, क्योंकि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी अगर डीएनए बनाना है तो, और आरएनए की भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी
अगर प्रोटीन बनाना है तो प्रोटीन की भी सिंथेसिस यहाँ पर हो जाती है, चाहे वो tRNA हो, mRNA हो या कोई भी हो। इसके अलावा शुगर या पेंटोज शुगर का भी यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है। फिर बायोसिंथेटिकली ये क्या होते हैं, बहुत ही एक्टिव होते हैं, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें यहीं पर सिंथेसाइज हो रही है मैक्सिमम, और इसके लिए एटीपी की भी यहाँ पर ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो इसकी भी सिंथेसिस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। दूसरा हम लोगों ने देखा यस फेज में, तो यस फेज में हमने क्या देखा कि सेंट्रियोल जो हैं वो डबल हो जा रहे हैं। सेंट्रियोल यहाँ पर डुप्लीकेशन हुआ सेंट्रियोल का, और ये सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कहाँ पर होता है, एनिमल सेल के अंदर होता है, एनिमल सेल के अंदर होता है। ठीक है, तो ये एनिमल सेल के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर दूसरा पॉइंट हमने क्या कहा, ये डीएनए का रेप्लिकेशन यहाँ पर होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए यहाँ पर इसकी अमाउंट जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट हमने ये इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर ये है, हिस्टोन प्रोटीन का भी यहाँ पर सिंथेसिस हो जाता है, जिसकी रिक्वायरमेंट कहाँ पर होती है, डीएनए पैकेजिंग में। ठीक है, अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें होने के बाद ये सेल इंटर्स कर जाएगा, कहाँ पर इंटर्स कर जाता है G2 फेज में। G2 फेज की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं मैक्सिमम उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर ट्यूबुलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है, जो रिक्वायरमेंट होती है किसके लिए, स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पर स्पिंडल आगे, क्योंकि ये डिवीजन फेज में जाएगा तो वहाँ पर स्पिंडल फाइबर बनेंगे, और उन्हें बनाने के लिए एक प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है जिसे हम लोग ट्यूबुलिन प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि इसके अलावा यहाँ पर भी एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसकी भी सिंथेसिस यहाँ पर बनी रहती है। अब ये सेल कहाँ पर चला जाएगा, माइटोटिक में चला जाएगा यहाँ पर। फिर ये प्रोफेज से गुजरेगा, उसके बाद मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज से होता हुआ साइटोकाइनेसिस होगा, और साइटोकाइनेसिस के बाद जो सेल अभी एक सेल ये चल रहा था, अब ये क्या करेगा, दो अलग अलग सेल का फॉर्मेशन कर लेगा। यहाँ से ये दो सेल का फॉर्मेशन यहाँ से हो जाएगा। चलिए, अभी तक पहले ये एक सेल था, अब यहाँ से ये दो सेल्स मान लो यहाँ पर बन गए। अब कुछ सेल्स क्या होते हैं, एक बार बनने के बाद वो जो है सेल साइकिल से बाहर चले जाते हैं, क्योंकि वो ऐसे सेल्स होते हैं वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं एक स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो ऐसे सेल्स जो दोबारा डिवाइड नहीं करते, जिनका डिवीजन दोबारा नहीं होता है, वो सेल साइकिल से वो बैक चले जाते हैं, यानी वापस चले जाते हैं, सेल साइकिल को छोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसे सेल्स के अगर हम लोग एग्जांपल करें, ये सेल को छोड़ना दो तरह से होता है, एक तो रिवर्सिबल, एक इरिवर्सिबल। ऐसे छोड़ना यानी कि जो कि मतलब एक बार सेल साइकिल को अगर लीव कर दिए, छोड़ दिए, तो दोबारा वो इंटर ही ना करें सेल साइकिल में, तो ऐसे सेल को हम लोग इरिवर्सिबल के रूप में मानते हैं। ऐसे सेल्स देखने को कहाँ मिलेंगे, इरिवर्सिबल चलिए इरिवर्सिबल की बात करेंगे। रिवर्सिबल, ठीक है, इसमें क्या आता है, एक तो स्केलेटल मसल सेल्स होते हैं, मसल सेल्स, ठीक है, और सेकेंड की बात करेंगे नर्व सेल्स। ये एक बार इनकी फॉर्मेशन हो जाती है तो ये इस सेल साइकिल में इंटर्स नहीं करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो सेल साइकिल में अगेन इंटर्स करते हैं, उन्हें हम रिवर्सिबल में देखेंगे। रिवर्सिबल की बात करेंगे तो यहाँ पर आते हैं लिवर सेल्स, ठीक है। ये लिवर सेल्स जो होते हैं ये पहले तो ये सेल साइकिल को छोड़ देते हैं, पर जब कभी भी लीवर में डैमेज होता है तो ये लगातार उसमें जो है अगेन जो है सेल साइकिल में आते हैं और अपनी संख्या को, अपने नंबर्स को जो है वो बढ़ाते चले जाते हैं। तो ऐसे सेल्स जो सेल साइकिल को छोड़ देते हैं और वो जाकर के एक रेस्टिंग स्टेज में चले जाते हैं, तो उस रेस्टिंग स्टेज को ही हम G0 के नाम से जानते हैं। उस रेस्टिंग स्टेज को ही हम G0 के नाम से जानते हैं, या इसी को क्वेसेंट फेज भी कहते हैं, क्वेसेंट फेज भी कहते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने इतना देखा। ठीक है, आगे हम लोग इसी में देख लेते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको। इंटरफेज या इसी को प्रिपरेटरी फेज कहते हैं, ये हम लोगों ने देख ही लिया। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं टिपिकली जो इंटरफेज है
वो लास्ट होता है एटलीस्ट 90%, 90 to 95% टाइम यही स्पेंड करता है टोटल रिक्वायरमेंट की। ठीक है, इस पीरियड में इट इज ए पीरियड ऑफ इंटेंस बायोसिंथेटिक एक्टिविटी की, मतलब सबसे ज्यादा बायोसिंथेटिक सबसे ज्यादा बायोसिंथेटिक एक्टिविटी यहीं पर होती है। बायोसिंथेटिक एक्टिविटी इन विच द सेल, जो सेल्स है वो डबल हो जाता है इन साइज एंड डुप्लीकेट करता है इट्स क्रोमोसोम, अपने क्रोमोसोम को, एंड जितने भी इसके कंपोनेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, उन सबको डुप्लीकेट करता है। सो इसलिए इसे क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक फेज कहते हैं, इसे मेटाबॉलिक फेज के नाम से भी जानते हैं। एंड जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस को हम लोग मेटाबॉलिक न्यूक्लियस कहते हैं। इसको हम लोग अगेन डिवाइड कर सकते हैं थ्री सब स्टेजेज में। थ्री सब स्टेजेज कौन हो गए, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। चलिए देख लेते हैं इसको भी। अगर हम बात करेंगे G1 फेज की, चलिए इसको कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे G1 फेज, गैप या G2 फेज। G1 फेज पढ़ेंगे, सिंथेटिक फेज पढ़ेंगे, उसके बाद G2 फेज पढ़ेंगे। कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं, किस तरह से कहाँ पर अरेस्ट होता है सेल, उस चेक पॉइंट को भी हम लोग पढ़ेंगे। किस तरह से सेल कंट्रोल करता है, उसके कंट्रोल को भी हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।